हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, क्या होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसके एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, ये सारी ही चर्चा मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल कॉमर्स गुरु सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आगे की भी अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। दोस्तों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम इस बात को समझते हैं कि ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट आया क्यों डेवलप्ड हुआ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का। क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी इसके पहले एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ चुका था। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आ चुका था, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ चुका था, पार्टनरशिप फर्म आ चुका था। तो फिर इस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, तो ये 17th एंड 18th सेंचुरी में आया। ग्रेट ब्रिटेन से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और काफ़ी जल्दी क्विकली ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया और हर एक कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ ट्रांसफ़र होने लगी। और वो एक सदी थी, वो एक ज़माना था जब जगह जगह फैक्ट्रीज, नई नई मशीनरी लगना शुरू हो गई और एक बहुत तेज़ी से रैपिडली काफ़ी ग्रोथ हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशंस में। तो दोस्तों, इसलिए उस सदी को मशीन एज भी कहा जाता है। तो ये एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, तो एग्जैक्टली 1760 में इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी थी। और फिर इस चीज़ को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत थी। इतने बड़े पैमाने पर बिजनेस हो रहे थे, तो उस बिजनेस को प्रॉपर मैनेज करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी था जो बड़े लेवल पर जाकर क्या कर सके, बिजनेस परफॉर्म कर सके। तो दोस्तों, उस बड़े लेवल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, जो कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं कर पा रहा था, पार्टनरशिप फर्म नहीं कर पा रहा था, इस वजह से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का निर्माण किया गया और एक बड़े लेवल पर, एक लार्ज स्केल पर इसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। तो दोस्तों, अगर इस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के कॉन्सेप्ट के आने के पीछे का अगर हम एक रीज़न देखें, तो वो था एक स्ट्रांग मैनेजमेंट का, कि एक स्ट्रांग मैनेजमेंट होना चाहिए, एक स्किल्ड मैनेजमेंट होना चाहिए जो क्या कर सके, इस बिजनेस एक्टिविटी को प्रॉपर वे में कंडक्ट कर सके। तो दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को कहूँ, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में काफ़ी सारे लोग होते हैं और वो जो लोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हम उन्हें शेयर होल्डर कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये शेयर होल्डर होते कौन है? तो जरा हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, हु आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर जो होते हैं, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। लेकिन सिर्फ इतना कह देने से बात ख़त्म नहीं होती। अभी तो हम कंपनी के कॉन्सेप्ट को शुरू कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये जो टर्म है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये कैसे बना। तो ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब ये काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं। मीन्स जहां पर कलेक्टिव सेट ऑफ पीपल्स कंट्रीब्यूट करते हैं कोई फिक्स्ड अमाउंट, जिसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। और इस फिक्स्ड कैपिटल को ही दोस्तों, इस फिक्स्ड कैपिटल को ही हम क्या भी कहते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कहते हैं। तो जब ये ज्वाइंट स्टॉक इन्वेस्ट करती है, ये पब्लिक जब पैसे इन्वेस्ट करती है, तो क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल्स को ही हम कंपनी कहते हैं। कंपनी मीन्स जहां काफी सारे लोग इंगेज हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। दोस्तों, ये दोनों जब टर्म्स कलेक्टिवली जुड़ जाए तो ये बन जाती है आपकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो दोस्तों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को रेगुलेट करने के लिए फिर एक एक्ट बना, कंपनीज एक्ट, पहले 1956, देन फिर इसको अमेंड करके रिप्लेस करके 2013 में फिर द इंडियन कंपनीज एक्ट अभी रिप्लेस कर रहा है, जो रिसेंटली अभी चल रहा है। फिर उसमें अमेंडमेंट्स आए 2015 में, 2016 में, तो वो आपके कंपनी का पार्ट हो गया।
वो कंपनीज लॉ का पार्ट हो गया, कंपनीज एक्ट का पार्ट हो गया। तो मुझे इस वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करनी है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को लेकर, जो आपके सिलेबस बेस्ड है। तो दोस्तों, अगर मैं डिफाइन करूं कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है, तो ये एक वॉलंटरीली एसोसिएशन है जहां पर काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स पीपल आपस में मिलते हैं और वो बिजनेस कॉन्डक्ट करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज होते हैं फॉर द अर्निंग प्रॉफिट्स, और वो प्रॉफिट्स को बांटते हैं आपस में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और दोस्तों, जो भी ये ओनर होते हैं, जो कंपनी के इस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, वो बन जाते हैं शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और ये शेयर होल्डर्स अपने शेयर जब चाहे तब किसी को भी फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ होगा पब्लिक कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर ट्रांसफर करने पर रेस्ट्रिक्शन होता है दोस्तों। और मैं एक बात आप लोगों को पते की बता दूं कि मेंबर्स, काफ़ी सारे लोगों के माइंड में चलता है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर बोथ आर दी सिमिलर पर्सन, बट बोथ आर नॉट सिमिलर पर्सन। तो मैं बस आपको एक हिंट देना चाहता हूं, शेयर होल्डर मीन्स ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कंपनी के शेयर्स है, वो शेयर होल्डर है। और मेंबर मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर्ड है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मेंबर ऑफ द कंपनी। तो मेंबर बनने के लिए आपका रजिस्टर्ड में नाम होना जरूरी है, और शेयर होल्डर बनने के लिए आपके कंपनी के शेयर आपके पास होने जरूरी है। दोस्तों, अगर हम कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को डिफाइन करें, तो प्रोफेसर हैने एक हमारे जानकार थे, उन्होंने कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को डिफाइन किया, अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन वॉलंटरीली एसोसिएशन। मीन्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है, वॉलंटरीली एसोसिएशन है ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट हैविंग कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर। मीन्स वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में काफ़ी इंडिविजुअल्स लोगों के पैसे लगे होते हैं, और उस पैसे को हम इस स्प्रेड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसे हम शेयर्स कहते हैं। द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑन मेंबरशिप। और ये जो ओनरशिप की बात है, तो वो आप शेयर खरीद कर कंपनी के क्या बन सकते हैं, ओनर बन सकते हैं। अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। तो जो कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जो किसके द्वारा क्रिएट की जाती है, इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ। मतलब कानून की नजर में कंपनी की औकात होती है, मीन्स ये कानून की नजर में एक पर्सन है, इसका एक लीगल एग्जिस्टेंस है, इसका अस्तित्व होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फीचर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्या क्या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज कम टाइम में मुझे आप लोगों को फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज तीनों ही बातें करना है। तो दोस्तों, चलिए देखते हम इसके फीचर के बारे में। दोस्तों, फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो फॉर्मेशन में आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरीली होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, तो यहां रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरीली अंडर द कंपनीज एक्ट। आपको कंपनीज एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरीली है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसे लीगल एग्जिस्टेंस, लीगल स्टेटस प्रोवाइड करता है। तो आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हो अंडर द ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 और द न्यू कंपनीज एक्ट 2013। आप किसी भी कंपनीज एक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप कंपनी का फॉर्मेशन करोगे, तो उसके लिए आपको एक पूरी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। मैं फिलहाल मैं आपको इनकॉर्पोरेशन नहीं पढ़ा रहा कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे करते हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कंपनी का फॉर्मेशन करना कंपल्सरीली होता है, क्योंकि उसको उससे लीगल स्टेटस मिलता है। बस आपको इतनी बात बता दूं कि आपको जब भी कंपनी का फॉर्मेशन करना हो, तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, और ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, आरओसी के पास सबमिट करनी पड़ेंगी, और सारी उसकी प्रोसेस है, आपको वो प्रोसेस फुलफिल करनी पड़ेंगी। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करें ओनरशिप एंड मैनेजमेंट की। तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बोथ आर द डिफरेंट एंड द सेपरेट कॉन्सेप्ट, क्योंकि
मैनेजमेंट अलग होता है, ओनरशिप अलग होती है, क्योंकि मैनेजमेंट जो करता है वो कहलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द इलेक्टेड बाय द ओनर्स. ओनर्स मींस शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. तो दोस्तों ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर द डिफरेंट थिंग, बोथ आर द डिफरेंट. बात करें अगर हम इसके मेंबरशिप को लेकर, तो कोई भी पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है इररिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजियंस, ओनली इफ यू कैन बाय द शेयर्स एंड बिकम द मेंबर ऑफ द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. तो आपको मेंबरशिप अगर लेना है तो ये वॉलंटरीली आपकी इच्छा में है. जब आप कंपनी के शेयर खरीदोगे आप मेंबर बन जाओगे. आप अगर उस शेयर को बेच दोगे तो आप अपने मेंबरशिप राइट्स भी किसी को क्या कर सकते हो, बेच सकते हो. मींस मेंबरशिप इजीली ट्रांसफर भी हो सकती है. दोस्तों अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उसकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड, और जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो वो ऑलवेज होती है अनलिमिटेड. जी हां, अब मैं अगर बात करूं लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड एंड द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज ऑलवेज अनलिमिटेड. दोस्तों अगर हम इसकी ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल बाय मेरा हैंड डिलीवरी. बस मुझे आजकल तो डिमेटलाइजेशन फॉर्म्स में सारे शेयर्स जाते हैं, तो हम इजीली अपने शेयर्स को वन पर्सन टू अनदर पर्सन सोल्ड आउट कर सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं. वी कैन इजीली बाय और इजीली सोल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी इनटू द स्टॉक एक्सचेंज. दोस्तों उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके सिग्नेचर की, कॉमन सील, तो कॉमन सील ये एक रोल प्ले करता है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं होता, तो उसके बिहाफ में जो सिग्नेचर होता है वो सिग्नेचर फुलफिल करता है कॉमन सील के थ्रू. मीन्स जहां जहां कंपनी के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है वहां हम कॉमन सील इस चीज का इस्तेमाल करते हैं. मीन्स ये कंपनी के लिए एक सिंबल है. एक इनकॉर्पोरेशन के समय उन्हें एक सिंबल मिलता है जिसमें उनका नाम दिया जाता है, और जितने भी कंपनी के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में कॉमन सील का होना जरूरी है, जो इस बात का एविडेंस है, इस बात का प्रूफ है कि हाँ वो एग्रीमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने ही किया हुआ है, इस बात का वो प्रूफ होता है. दोस्तों लेकिन अभी 2016 में अमेंडमेंट आया है कंपनीज एक्ट में, और कहा गया है कि कॉमन सील इज नॉट नेसेसरीली. तो अमेंडमेंट है, ठीक है, आप लोगों के लिए उतना भी रेलेवेंट नहीं है. आपको अगर जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर आप लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा. चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसके लीगल स्टेटस की. अगर हम लीगल स्टेटस की बात करें तो ये कानून की नज़र में एक इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो इसे एक सेपरेट पर्सन भी माना जाता है. इन द आइज ऑफ लॉ ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसकी कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में. मींस परपेचुअलिटी, मींस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लॉन्ग लास्टिंग है. भाई मेंबर्स कितने भी आए कितने भी जाए फर्क नहीं पड़ता, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एवर गोइंग ऑन देयर बिजनेस एक्टिविटी, वो हमेशा कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी रहेंगी उनके बिजनेस को लेकर. किसी पर्सन के डाइट होने से या किसी पर्सन के इनकमिंग या आउटगोइंग से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता. चलिए आगे बात करते हैं मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की. क्या इसके एडवांटेजेस है, चलिए देखते हैं. फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो दोस्तों फॉर्मेशन में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरीली होता है. अगर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरीली है इट मीन्स कि इसको लीगल स्टेटस या लीगल एक्सिस्टेंस एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये कानूनी मीन्स इन द आइज ऑफ लॉ उन्हें एक सेपरेट पर्सन माना गया है. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है. अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की, माफ कीजिएगा दोस्तों यहां पर थोड़ी स्पेलिंग एरर है, होप सो आप इसे सही कर सकते हैं. तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे जितने भी अफेयर्स है बिजनेस के वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं.
तो दोस्तों ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते कौन है? तो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी, उन्हें कौन इलेक्ट करता है? तो उन्हें इलेक्ट करते हैं हमारे शेयर होल्डर, और वो शेयर होल्डर के बिहाफ में कंपनी के सारे जितने भी मेजर डिसीजंस लेना है वो सारे कौन लेते हैं? डायरेक्टर्स लेते हैं। और टाइम टू टाइम मीटिंग्स वगैरह अरेंजमेंट होती है जिसमें वो शेयर होल्डर्स के अप्रूवल्स भी लेते हैं, जहां उनकी कंसेंट ली जाती है, और जो भी मीटिंग होती है एजीएम हो या ईजीएम हो वहां पर अप्रूवल्स होते हैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशंस भी पास करवाए जाते हैं। तो दोस्तों मैनेजमेंट किसी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, स्प्रेड होता है, सारे ही शेयर होल्डर्स इनडायरेक्टली तरीके से करते हैं और थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करवाते हैं। आगे अगर हम बात करें इसके, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है। क्यों होता है दोस्तों? बिकॉज इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो लोगों का एक ट्रस्ट होता है, क्योंकि ये कानूनी सारे इनके ऊपर लीगल बाइंडिंग्स होती है किसी भी एक्टिविटीज को करने की। यानी कि डायरेक्टर्स किसी भी तरीके से इलीगैलिटी या गलत तरीके से फ्रॉडुलेंट एक्ट नहीं कर सकते। दे आर बाइंड एज पर द कंपनीज एक्ट। उनके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सेबी की गाइडलाइंस होती है, ये सारी चीजें होती है। इसलिए लोगों का भरोसा होता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी किसी भी तरीके से आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है, एक लार्ज स्केल पर वर्क करती है, इस वजह से भी लोगों का भरोसा होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल लोगों से रिपोर्ट्स ऑडिट करवाई जाती है, तो इस वजह से काफी ज्यादा भरोसा होता है लोगों को कंपनी के ऊपर। अगर दोस्तों मैं बात करूं इसके लाइबिलिटी को लेकर, तो इसकी लाइबिलिटी मींस मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ जो फाइनेंस होता है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। मींस कंपनी में आप एज कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न या अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा पैसा रेस करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास जो अमाउंट रेस करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आप मार्केट में शेयर इशू करके पैसे रेस कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू करके पैसे ले सकते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं, पब्लिक आप फाइनेंस डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप और भी तरीके से फाइनेंस रेस कर सकते हैं। तो फाइनेंस रेस करने के काफी सारे सोर्सेस अवेलेबल होते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो दोस्तों आप इजीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो वन पर्सन टू अनदर पर्सन। उसके बाद अगर हम बात करें स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन की, तो नॉर्मली पैसा ज़्यादा है, बड़े लेवल पर काम कर रही है, अच्छे मैनेजमेंट के साथ काम कर रही है, तो एज ऑब्वियस है कि दोस्तों जॉइंट स्टॉक कंपनी का ग्रोथ एंड एक्सपांशन होना तय है, क्योंकि जब आप बड़े लेवल पर जाकर बिजनेस करो तो ग्रोथ के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो सर्विसेज आर जनरली प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट्स, क्योंकि कंपनी में जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स होंगे दे आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर द एमबीए होल्डर, यानी उनको स्पेसिफिक नॉलेज है फाइनेंस का। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो स्पेसिफिक उन्हें कॉस्टिंग का नॉलेज होगा। अगर बात करें लीगल मैटर की तो स्पेसिफिक उनको लॉ का नॉलेज होगा। तो जितनी भी सर्विसेज रेंडर की जाती है कंपनीज के अंदर वो स्पेसिफिक पर्सन और एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा ही की जाती है। टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर हम कंपनी की बात की जाए तो टैक्स कंसेशन है भाई। टैक्स तो पहली बात फ्लैट रेट से पे करना पड़ता है, दैट इज द 30% फ्लैट रेट से इन्हें क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। और काफ़ी जगह पर इन्हें रियायतें भी टैक्स में मिल जाती है। कोई नए इन्वेस्टमेंट करने पर इन्हें रियायतें मिल जाती है, डोनेशन करने पर इन्हें रियायतें मिल जाती है। तो काफ़ी सारे इन्हें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के। अब हम आगे बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की, मीन्स क्या होते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के डीमेरिट्स। तो दोस्तों अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो लैक ऑफ मोटिवेशन, मीन्स यहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं या जितना जो मैनेजमेंट काम करता है उन्हें डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं मिलता, बिकॉज काम करते हैं एम्प्लॉयज, काम करते हैं मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और प्रॉफिट होता है तो बट जाता है शेयर होल्डरों में। सारे जितने भी शेयर होल्डर जिन्होंने सिर्फ अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं
इन्वेस्टमेंट करने भर से उन्हें प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाता है, और जो वहाँ दिन रात एक करके इस प्रॉफिट को गेन करने की कोशिश करते हैं उन्हें कोई डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो इस वजह से कहीं ना कहीं रिवॉर्ड और उनके एफर्ट में रिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, इसलिए वो काम से थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम दोस्त बात करें, फॉर्मेशन डिफिकल्ट है इसका, मीन्स अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो काफ़ी लेंदी, काफ़ी डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेशंस आती है, काफ़ी आपको डॉक्यूमेंटेशंस तैयार करने पड़ते हैं, सारी लीगल प्रोसीजर्स आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी बनाना, उसके जो फॉर्मेशन के प्रोसीजर्स है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चली जाती है, बिकॉज आपको काफ़ी जगह से अप्रूवल्स लेने होते हैं, काफ़ी सारे आपको वेरियस MOA, AOA, प्रॉस्पेक्टस, फिर देन उसके बाद सारे ही डायरेक्टर्स के कंसेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करनी पड़ती है। तो डिफ़िकल्टीज होती है यहाँ पर फॉर्मेशन को लेकर। भाई कंपनी इतने बड़े पैमाने पर काम कर रही है तो ऑब्वियस है कि वो लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकती। दे आर नॉट पुट द पर्सनल कांटेक्ट विथ द कंज्यूमर और द सप्लायर्स। कहीं ना कहीं ये इस गैप आ जाता है, तो इस गैप की वजह से उनके बिजनेस में उतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हो पाता, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो चाहे वो कंज्यूमर्स हो। तो ऑब्वियस है इसकी वजह से उनके बिजनेस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों हम बिजनेस सेक्रेसी को लेकर, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कभी भी बिजनेस सेक्रेसी मेंटेन नहीं की जा सकती, बिकॉज इन्हें अपनी हर एक चीज़ें डिस्क्लोज करना होता है, अपने एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोज करने होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट डिस्क्लोज करनी होती है, तो ये सारी ही बातें इन्हें डिस्क्लोज करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग और अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेसी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों अगर बिजनेस मैनेजमेंट की बात की जाए तो काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि आपके पास प्रोफेसर्स, आपके पास प्रोफेशनल लोग हैं, आपके पास एक्सपर्ट लोग हैं जिनको आपने ज़्यादा पैसा देना है। आपके पास बैंक ब्रोकर है, सॉलिसिटर्स है, बैंकर है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, तो इन सारे लोगों को हायर करने की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो भाई मैनेजमेंट करना काफ़ी कॉस्टली होता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि भाई डिसीजन अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं लिया जाता, पूरी बाकायदा अप्रूवल, सारे रिजोल्यूशन पास होने के बाद ही फाइनली डिसीजंस लिए जाते हैं। तो दोस्तों ऑब्वियस है अगर ये सारी प्रोसीजर्स होती है तो डिसीजंस लेने में भी काफ़ी समय लगता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है कंपनी के ऊपर, अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल होता है सारे ही बिजनेस अफेयर्स, और इसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया, कंपनी एक्ट, जिसके तहत जितने भी कंपनीज की एक्टिविटी है उन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। अभी तो नई नई गाइडलाइंस आ रही है, चाहे बात करें सेबी की या आप और भी आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स की बात कर लो, NCLT की बात कर लो, तो ये सारी जगह पर कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शन आ चुका है, मीन्स एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए कंपनी की वर्किंग के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से आप लाइक की बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपके कोई नीडी फ्रेंड्स हैं जिनको इस टाइप के वीडियो की ज़रूरत है तो उन्हें भी आप हमारा ये चैनल ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम अगले पार्ट में मिलेंगे आपके साथ बिजनेस सर्विसेज के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।